अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में बात करेंगे तुर्की की इंडिया के साथ $2.3 अरब नेवल डील से मुतालिक, चाइना के एयर लॉन्च स्वार्म ड्रोन्स के अलावा दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने साउथ कोरिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मुआहदा तय किया है। इस मुआहदे के तहत कई नए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार करेगी जो इस वक्त कोरियन आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल दूसरे ममालिक से एक्वायर किए गए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। याद रहे कि इस वक्त कोरियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल 30 मल्टीपर्पज़ और 70 ट्रांसपोर्ट तैयारे मौजूद हैं। लॉन्ग टर्म में कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के इन तैयारों से इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, साउथ कोरियन एयरफोर्स इस वक्त लॉकहीड मार्टिन के C-130, एयरबस के A330 MRTT और CN-235 एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट तैयारों के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए फ्रेंच डसाल्ट के फाल्कन हाकर 800 इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोरियन नेवी मैरी टाइम पेट्रोलिंग मिशंस के लिए P-3C और P-8 इस्तेमाल कर रही है। इनमें से P-3C तैयारों का फ्लीट 25 साल पुराना है। कंपनी के हुकाम का कहना है कि KEI अगले 7 साल में $2.7 अरब इन्वेस्ट करने एयरबस, एंटोनोव और एमरेट जैसी कंपनियों से पार्टनरशिप का इरादा रखती है। रशियन रोस्टेक के झेली इदारे रस इलेक्ट्रॉनिक्स ने रशियन स्पेशल फोर्सेस के लिए नई कंबाइंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस डिवाइस तैयार की है। रोस्टेक की प्रेस रिलीज के मुताबिक ये इक्विपमेंट सोल्जर्स को व्हीकल्स और अफराद को कई किलोमीटर के फासले से दिन और रात के अलावा हर तरह के वेदर कंडीशंस में पहचानने की सलाहियत देगा। कंपनी ने इस इक्विपमेंट के 2 वर्जन मुतारिफ करवाए हैं जिनकी सीरियल प्रोडक्शन इस साल के आखिर में शुरू कर दी जाएगी। थर्मल इमेजिंग और लेज़र रेंज फाइंडर के कम्बिनेशन पर मुश्तमिल इस डिवाइस के मीडियम रेंज वर्जन की डिटेक्शन रेंज 1.5 से 2.5 किलोमीटर और थर्मल इमेजिंग की रेंज 5 से लेकर 9 किलोमीटर बताई गई है। इसी तरह से लॉन्ग रेंज वर्जन की डिटेक्शन रेंज 3 से 4 किलोमीटर और थर्मल इमेजिंग की ऑपरेटिंग रेंज 14 to 22 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, चाइनीज़ कंपनी योंगटियांग फीलोंग ने चंद दिन पहले एक नई अनमैन्ड एयर व्हीकल से कई छोटे ड्रोन्स रिलीज किए जाने का तजर्बा किया है। इन स्मॉल ड्रोन्स को रिकॉनेसेंस और अटैक मकासद में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हुकाम का दावा है कि इस अनमैन्ड एरियल मदर व्हीकल से कई तरह के छोटे ड्रोन्स को लॉन्च किया जा सकता है। इन ड्रोन्स को कई तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। याद रहे कि इसी तरह की सलाहियत से लैस अमरीकी करातोस कंपनी का XQ-58 ड्रोन भी मौजूद है, जिससे चंद दिन पहले स्मॉल ड्रोन अल्टियस 600 लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, तुर्क सोर्सेज का कहना है कि अफ्रीकन प्रेस के मुताबिक कीनिया की डिफेंस फोर्स इस वक्त तुर्की की तैयार करदा मुख्तलिफ लैंड व्हीकल्स में इंटरेस्टेड है। इसमें आर्मा 8x8 टैक्टिकल व्हील्ड आर्म्ड व्हीकल काबिल जिक्र है। तुर्क व्हीकल्स के अलावा कीनिया के लिए यूरोपियन कंपनियों की 8x8 व्हीकल्स की ऑप्शन भी दस्तयाब है। कीनिया की तुर्क आर्म्ड व्हीकल्स में दिलचस्पी की एक वजह घाना और दीगर अफ्रीकन ममालिक की आर्मा 8x8 और 4x4 टैक्टिकल आर्म्ड व्हीकल्स की खरीद भी हो सकती है। दूसरी जानिब 12 पर्सनल को कैरी करने वाली 8x8 आर्मा व्हीकल्स को कजाकिस्तान भी परचेज कर चुका है। एक और खबर के मुताबिक इराकी डिफेंस मिनिस्ट्री के वफ्द ने गुज़श्ता रोज़ तुर्की का दौरा किया। दौरे के दौरान इराकी वफ्द को मुख्तलिफ तुर्क दिफाई मसनूआत और कंपनियों का विजिट करवाया गया। रूस ने अपने ड्रोन्स को एक्सपोर्ट करने का ऐलान किया है। रशियन हुकाम के मुताबिक रूस दूसरे ममालिक को कई तरह के अनमैन्ड एयर व्हीकल्स ऑफर करने जा रहा है, जिसमें मीडियम ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस ओराइन ई ड्रोन भी शामिल है। रशियन हुकाम के मुताबिक आर्मीनिया की रिक्वेस्ट पर यह ड्रोन आर्मीनिया को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। याद रहे कि ओराइन ड्रोन का कॉम्बैट वर्जन 200 किलोग्राम तक पेलोड कैरी कर सकता है, ताहम ई वर्जन डे एंड नाइट इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस सर अंजाम देता है। जापान ने अपना F-15
JSI پروگرام ملتوی اور اس کی پیمنٹ سسپینڈ کر دی ہیں۔ جاپانیز منسٹری آف ڈیفنس نے F-15 اپ گریڈ پروگرام پر نظر ثانی کرنے کا کہا ہے۔ اس اپ گریڈ پروگرام پر $4.5 ارب ایکسپنسز فور کاسٹ کیے گئے تھے، جس میں امریکہ کی جانب سے اب مزید $2.1 ارب اضافی ایکسپنسز کا کہا گیا ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وزیر دفاع نوبو کیشی اس معاملے کو اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اس سے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق انڈیا کی ترکی کے ساتھ $2.3 ارب کی نیول ڈیل طے پا گئی ہے۔ اس ڈیل کے تحت ترک شپ بلڈنگ کمپنی انڈین نیوی کے لیے فلیٹ سپورٹ شپ تیار کرے گی۔ ٹوٹل 5 سپورٹ شپس تیار کی جائیں گی، جس میں سے ہر ایک 45,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھے گی اور یہ کام 9 سال میں مکمل ہوگا۔ فرینڈز، کچھ لوگ اس متوقع ڈیل پر تبصرے کر رہے ہیں کہ ترکی کی اس ڈیل سے پاک ترک تعلقات پر اثر پڑے گا، جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی نے یہ ڈیل کر کے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 21ویں صدی میں کاروبار، دوستی اور دشمنیاں 7 سال چلتی آ رہی ہیں۔ ویسے بھی یہ کوئی کامبیٹ شپ یا حساس نوعیت کا ویپن سسٹم نہیں، بلکہ ایک سپورٹ شپ ہے جو عام طور پر نیول فلیٹ کو فوڈ اور ڈرائی سٹوریبل میٹیریل سپلائی کرتی ہے۔ میرے مطابق اس معاہدے پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ترکی نے 8 کمپنیوں کو شکست دے کر یہ کانٹریکٹ ون کیا ہے اور اس سے ترک ڈیفنس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح کی ڈیلز کمپنیوں میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور مزید ایڈوانسمنٹ لانے کے لیے مالی اور تشہیری اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے کل رول آؤٹ ہونے والے کوریا اور انڈونیشیا کے مشترکہ طور پر تیار کردہ KF-X کا نام انویل کر دیا ہے۔ اس طیارے کو اب KF-21 فالکن کہا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی ایئر فورس نے بھی اپنے F-15EX طیارے کو F-15 ایگل 2 کا نام دیا ہے۔ فرینڈز، یہ تو تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر سب سے دلچسپ اور اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔